गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में। आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग आज अवयव को पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स अर्थात अवयव क्या है। तो जब हमें कुछ संख्याएं दी हुई हो अथवा कुछ फलन दिए हुए हो, उन संख्याओं या फलनों को जब हम आयताकार क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस व्यवस्था को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखे हैं? संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहा जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। इस बात को भी लिख लेते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। अवयव के नाम को जो हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अवयव के नाम को ए से लिखे और अवयव के अवयव मान लेते हैं 2 3 4 6 8 0 है। ये जो संख्याओं को आयताकार क्रम में हम लोग व्यवस्थित किए, इसी का नाम है अवयव। अब प्रश्न उठता है, क्या ये बड़ी कोष्ठ देना जरूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखने में अच्छा लगे इसलिए बड़ी कोष्ठ यहाँ पे लगाया जाता है। तो हम लोग अवयव को समझ गए कि संख्याओं के या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास मतलब आयताकार क्रम में सजावट को ही अवयव कहा जाता है। अवयव को किससे सूचित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। अवयव को हम लोग समझ गए अच्छे से। अब लिखते हैं अवयव के अवयव। अवयव के अवयव, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखते हैं, जिन संख्याओं या फलनों से अवयव का निर्माण होता है, उन्हें उस अवयव का अवयव कहा जाता है। अवयव को हम लोग कैसे परिभाषित किए कि जिन संख्याओं या फलनों से अवयव का निर्माण होता है, उन्हें उस अवयव का अवयव कहा जाता है। जैसे यदि हम यहाँ इस अवयव को देखें तो हम कह सकते हैं, जैसे
अवयव ए के अवयव हैं 2 3 4 6 8 0। हम लोग अवयव को परिभाषित कर लिए, अवयव के अवयव को परिभाषित कर लिए। अब हम लोग देखते हैं अवयव के रो और कॉलम को, अवयव की पंक्ति और स्तंभों को। अब हम लोग अवयव की पंक्ति और स्तंभों को परिभाषित करते हैं। लिखते हैं अवयव की पंक्तियाँ, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इस अवयव से हम समझा रहे हैं आपको इस अवयव की जो क्षैतिज रेखाएं हैं जिसपे कि अवयव 2 3 4 है और नीचे 6 8 0 है, तो इन दोनों क्षैतिज रेखाओं को अवयव की पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, अवयव की क्षैतिज रेखाओं को अवयव की पंक्ति कहा जाता है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? अवयव की क्षैतिज रेखाओं को अवयव की पंक्ति कहा जाता है। अवयव की क्षैतिज रेखाओं को अवयव की पंक्ति कहा जाता है। यहाँ यदि हम इस मैट्रिक्स के उदाहरण से देखें तो यहाँ 2 पंक्ति है, 1 और 2, अंग्रेजी में कहते हैं रो, 2 रो है। यहाँ पहला रो ये है, दूसरा रो ये है। अब हम लोग लिखते हैं अवयव के स्तंभ। कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव के ऊर्ध्व रेखाओं या ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अवयव का स्तंभ कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब जो पृथ्वी पे 90 डिग्री के कोण पे गिरे, और क्षैतिज रेखा कहते हैं जो पृथ्वी के समांतर रहे। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा 3 है, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के 3 कॉलम हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हम लोग यदि इसको परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? अवयव के ऊर्ध्व रेखाओं को अवयव का स्तंभ कहा जाता है। ऊर्ध्व के हैं या ऊर्ध्वाधर के हैं या उदग्र रेखाओं को, ऊर्ध्व को क्या कह सकते हैं? उदग्र रेखा भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी पे ठीक 90 डिग्री के कोण पे गिरे। तो हम लोग अवयव की पंक्तियां और अवयव का स्तंभ दोनों को परिभाषित किए। अब एक एग्जाम्पल से दोनों को बतलाते हैं। मान लेते हैं एक अवयव बी है जिसके अवयव हैं 2 0 3 1 4 3 1 8। इस अवयव का यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं,
तो हम देखेंगे कि क्षैतिज रेखा कितनी है। क्षैतिज रेखा 2 है, तो इस आव्यूह में आव्यूह बी की 2 पंक्ति है, और उदग्र रेखा कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। तो इस 4 को कहेंगे स्तंभ। तो हम लोग कह सकते हैं कि आव्यूह बी में 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है। हम लिख सकते हैं आव्यूह बी में 2 पंक्ति तथा 4 स्तंभ हैं। आव्यूह बी में 2 पंक्तियां तथा 4 स्तंभ हैं। There are 2 rows and 4 columns in मैट्रिक्स B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आव्यूह के रो और कॉलम को समझ चुके हैं। क्षैतिज रेखा जितनी भी होगी वह आव्यूह का रो कहलाएगा, और वर्टिकल लाइन जितना भी होगा उदग्र रेखा वह आव्यूह का कॉलम कहलाएगा। अब हम लोग आव्यूह की कोटि को परिभाषित करते हैं। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, इसे हम लोग पहले समझ लें। एक आव्यूह ए है जिसमें अवयव है 2 3 4 5 6 7। तो मैं यदि पूछूं कि इस आव्यूह में कितने रो हैं, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या, तो आप कहेंगे कि 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, इसलिए पंक्तियों की संख्या 2 है। स्तंभों की संख्या कितनी है, उदग्र रेखाएं 3 है, तो स्तंभों की संख्या 3 है। आव्यूह ए में 2 रो और 3 कॉलम है, तो इस आव्यूह की कोटि को हम लोग कहेंगे, आव्यूह ए की कोटि बराबर 2 गुना 3। आव्यूह की कोटि को ऐसे लिखा जाता है, रो गुना कॉलम, तो 2 गुना 3। समझ गए हम लोग। यदि आव्यूह ए में 2 रो 3 कॉलम है तो इसकी कोटि हो गया 2 गुना 3। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इस प्रकार आव्यूह की कोटि को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह में m रो और n कॉलम हो तो आव्यूह की कोटि m गुना n होती है। इसे लिखते हैं। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो उस आव्यूह की कोटि m गुना n होगी। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज m हो और स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम n हो तो उस आव्यूह की कोटि m गुना n होगी। इसको हम लोग 1-2 एग्जाम्पल जैसे वहाँ पे समझाया उसी तरह यहाँ भी देखते हैं। एक आव्यूह A लिखते हैं, A B C D। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 गुना। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, B
इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यदि इस अवयव की कोटि जानना है हमें तो देखेंगे कि इसमें रो कितना है, यानी पंक्ति कितनी है, 1 1 2, और स्तंभ यानी कॉलम कितने हैं, 3। तो इस अवयव की कोटि हो गया 2 गुना 3। अब एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, ए सी 2 4 6। अब इस अवयव की कोटि हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले रो को लेते हैं फिर कॉलम को लेते हैं। रो कितनी है इसमें, 1 2 3, तो लिखेंगे 3 गुना, कॉलम कितना है, सिर्फ 1, तो 3 गुना 1 अवयव कहेंगे। अवयव सी की कोटि कितना हो गया, 3 गुना 1। तो इस प्रकार हम लोग अवयव की कोटि को समझ गए कि अवयव में यदि m पंक्ति और n स्तंभ हो तो अवयव की कोटि को m गुना n कहते हैं। रो और कॉलम को आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। 2 4 6 8 1 3 5 0। तो इसमें जो ये क्षैतिज रेखा है इस दोनों को कहेंगे हम लोग रो, और ये जो 4 इसको कहेंगे कॉलम। क्षैतिज रेखा को रो कहेंगे और उदग्र रेखा को कॉलम कहेंगे। इसमें यदि मैं पूछूं कि इस अवयव की कोटि कितनी है तो रो देखते हैं 2 है, और कॉलम कितनी है 1 2 3 4 है, तो 2 गुना 4 हो गया इस अवयव की कोटि। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं m गुना n कोटि का मानक रूप। m गुना n कोटि का मानक रूप a बराबर a i j m गुना n होता है। जहाँ i बड़ा या बराबर 1, छोटा या बराबर m, j बड़ा या बराबर 1, छोटा या बराबर n, तथा i कोमा j बिलोंग्स टू n। यानी i j प्राकृतिक संख्या है, i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कॉलम को, और रो की संख्या कितनी है m। तो i का मान जो है 1 से लेकर m तक हो सकता है और j का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है। और i j क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। इसी को यदि हम लोग विस्तार में लिखें हम लोग इसको व्यापक रूप को यदि विस्तृत रूप में लिखें तो लिखते हैं a, ये पहला रो है 1, कॉलम कौन सा है 1, तो a 1 1। अब दूसरा अवयव को लिखें a, रो कौन सा है पहला, तो 1, कॉलम, अब ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है a 1 2। तीसरा अवयव को लिखें तो a 1 3, क्योंकि रो तो पहला ही है, कॉलम तीसरा है। रो पहला है तो पहला रो, सबसे पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, और लास्ट कॉलम कौन सा है n कॉलम है, एक n। अब फिर यहाँ लिखेंगे तो ये दूसरा रो स्टार्ट हुआ तो लिखेंगे a 2, दूसरा रो के लिए 2, कॉलम पहला है तो 1, a 2 1। यहाँ लिखेंगे a, दूसरा रो है तो 2, कॉलम दूसरा है तो 2। यहाँ लिखेंगे रो दूसरा ही है लेकिन कॉलम तीसरा है 2 3, ये रो दूसरा है तो 2, अब ये कॉलम कौन सा है n 1 2 n। इसी तरह और भी बहुत सारे पद होंगे। लास्ट पद को यदि हम लिखें तो कितने रो हैं m, तो a m 1 पंक्ति और कॉलम कौन सा पहला a m 1।
ये कौन सा हो जाएगा ए m2, चूँकि रो तो m1 ही है, कॉलम बदल रहा है, m1 रो तीसरा कॉलम, ए m1 रो, कॉलम कौन सा है n1 कॉलम। ये m गुना n मैट्रिक्स का व्यापक रो, इसे भी हम लोग कहते हैं। समझ गए। पहला रो के अभी आपको लिखेंगे A11, A12, A13, A11। ए पहला फिक्स रहेगा क्योंकि पहला रो है, रो नहीं बदल रहा है, लेकिन हर एलिमेंट के साथ कॉलम बदल रहा है, 1 2 3 n। फिर जब दूसरा रो में आए, दूसरा रो पहला कॉलम है तो 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम है तो 2 2। पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम की संख्या लिखते हैं। अब जैसे यहाँ आए, रो कौन सा है दूसरा ही है तो 2 लिख दिए, कॉलम कौन है 1 2 3 तो 2 3 लिख दिए। इसी तरह बीच में और सारा पद होगा, रो तो दूसरा ही है, कॉलम n वहाँ है। इसी तरह हम लोग जब लास्ट में आए तो लास्ट रो कौन सा है m है, m1 रो है तो m, कॉलम कौन सा है 1, m1 m2 m3 और लास्ट कॉलम कौन है n, a m है। इस प्रकार हम लोग m गुना n कोटि के आव्यूह a को दर्शाते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पहला लिखते हैं पंक्ति आव्यूह। रो कॉलम, रो मैट्रिक्स। इसको परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे, इसके नाम से ही पता है कि जिस मैट्रिक्स में एक रो हो, अर्थात जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। तो लिखते हैं परिभाषा, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एक हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। क्या लिखे परिभाषा, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं इसका उदाहरण हम लोग। पंक्ति आव्यूह में पंक्ति 1 होगा, जैसे 2 3 0 1। इसमें यदि हम पूछें पंक्ति कितनी है, यानी क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 है, तो ये हो गया पंक्ति आव्यूह। इसकी यदि कोटि लिखे हैं तो पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना है 4 है, तो 1 गुना 4। पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगा। यदि एक और उदाहरण यदि मैं दूं, 3 2 1, तो ये भी एक पंक्ति आव्यूह है क्योंकि केवल एक पंक्ति है। स्तंभ 3 है तो इसका जो कोटि हो गया 1 गुना 3 हो गया। पंक्ति आव्यूह समझ गए, बहुत ही सिंपल है। अब लिखते हैं स्तंभ आव्यूह 2 नंबर। स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम, आव्यूह को मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जिस आव्यूह में एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। इसे लिखते हैं, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, उसे
स्तंभ अवयव कहा जाता है। जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहा जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे 3 1 2, इस अवयव में यदि हम पंक्ति देखें तो 1 2 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ केवल एक, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा केवल एक है, तो इसलिए इसको कहेंगे स्तंभ अवयव। और इसकी कोटि हो गई 3 रो है तो 3 कॉलम, 1 है तो 1। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। b बराबर 2 4, ये भी एक स्तंभ अवयव है क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है। रो कितना है 2, तो इसको कहेंगे 2 गुना 1 कोटि का स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव पढ़ लिए, स्तंभ अवयव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग अवयव। तीसरा नंबर है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग अवयव को परिभाषित करेंगे हम लोग, जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। इसको लिख लेते हैं हम लोग परिभाषा को। जिस अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। क्या लिखे परिभाषा? जिस अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं a बराबर 2 4 6 3 0 -1 2 0 8। इस अवयव को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम भी 3 है। रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। ये कितने कोटि का अवयव है? 3 गुना 3 कोटि का अवयव है। अवयव ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, इसलिए एक को हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग एक और डेफिनेशन वर्ग अवयव को यदि चाहे देना तो वो भी दे सकते हैं। वर्ग अवयव को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। m गुना n कोटि का एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। यदि m बराबर n हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग अवयव। अब हम लोग 4 नंबर पढ़ते हैं विकर्ण अवयव।
डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, पहले उदाहरण से देख लेते हैं, फिर परिभाषा लिखाते हैं। ए एक वर्ग अवयव है जिसका अवयव है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस अवयव को आप ध्यान से देखिए तो ये इसका विकर्ण है। विकर्ण का अवयव तो 1 2 3 है, लेकिन विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य है। तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहा जाता है। जिस अवयव के विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जिस वर्ग अवयव के विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। क्या लिखे? जिस वर्ग अवयव के विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि A बराबर AIJ M गुना N विकर्ण अवयव कहलाता है यदि AIJ इक्वल टू 0 जब I नॉट इक्वल टू J। यहाँ देखें ये A11 है, A22 है, A33 है। A11 कितना है? A11 तो 1 है, A22 कितना है? 2 है, A33 कितना है? 3 है। तो जब रो और कॉलम दोनों बराबर है तब तो अवयव का कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि A12 पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है? 0 0 आ गया ना। यदि हम कहते हैं कि A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो यह है, दूसरा कॉलम ये हो गया 32। अब ध्यान से देखिए, रो और कॉलम अलग अलग है तो 0, रो और कॉलम अलग अलग है तो 0, रो कॉलम समान है तो 0 नहीं, रो कॉलम समान है तो 0 नहीं, रो कॉलम समान है तो 0 नहीं। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए, AIJ इक्वल टू 0 होगा कब? जब I नॉट इक्वल टू J। तो हम लोग विकर्ण अवयव को समझ गए कि जिस वर्ग अवयव के विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। अब हम लोग 5 नंबर पे पढ़ते हैं अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव भी विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिस विकर्ण अवयव के सभी अवयव समान होते हैं उसे अदिश अवयव कहा जाता है। तो लिखते हैं परिभाषा। जिस
विकर्ण अवयव के काट दो, पॉज ना करी, चलिए सुना। तो हम लिख सकते हैं कि जिस विकर्ण अवयव के सभी अवयव समान हो उसे अदिश अवयव कहा जाता है। विकर्ण अवयव कहते हैं जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तो अदिश अवयव क्या हो गया कि जिस विकर्ण अवयव के सभी अवयव समान हो, अर्थात विकर्ण पर के सभी अवयव समान हो और विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। 2 0 0 2, ये एक विकर्ण अवयव है। 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव है क्योंकि विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है, और विकर्ण के दोनों अवयव समान हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। सबसे पहले तो इसके विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य है, तो यह विकर्ण अवयव हुआ। अब विकर्ण अवयव के दोनों अवयव समान हैं, तो इसलिए इसको इस विकर्ण अवयव का क्या नाम पड़ा, अदिश अवयव। समझ गए। इसको एक और तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। वर्ग अवयव ए वर्ग अवयव ए अदिश अवयव कहलाता है यदि aij बराबर के, जब i बराबर j तथा aij इक्वल टू 0 यदि i नॉट इक्वल टू j। वर्ग अवयव ए अदिश अवयव कहलाता है यदि aij इक्वल टू k, यानी कि कब, जब i बराबर j। यहाँ भी देखिए बराबर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a11 को, ये किसको कर रहा है, a22 को, ये किसको कर रहा है, 12 को, ये किसको कर रहा है, a21 को। तो a11 और a22 है तो दोनों कांस्टेंट है 2, यानी i बराबर j। वही चीज़ लिखे हैं, i बराबर j जब होगा तो k होगा। देख लीजिए i बराबर j तो aij का मान k होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं a11 a22, यानी i बराबर j, तो दोनों का वैल्यू समान है। लेकिन aij 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j, यानी रो कॉलम के बराबर नहीं हो। तो यहाँ देखते हैं a12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो 0 हो, i j बराबर नहीं है। यहाँ 21 i 2 है j 1 है, तो 2 एक बराबर नहीं है, तो a21 का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ a12 यदि है तो i बराबर 1 j बराबर 2 बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो हम लोग विकर्ण अवयव को समझ गए कि जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के अवयव तो समान हो किंतु विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं परिभाषा में कि जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के अवयव समान हो किंतु विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। अब हम लोग तत्समक अवयव को पढ़ते हैं।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो यह भी एक विकर्ण अवयव ही है या अदिश अवयव ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि विकर्ण पर का सभी अवयव जो है वह एक होता है और शेष सभी अवयव शून्य होता है। इसको पहले हम लोग परिभाषित करते हैं, फिर देखते हैं। लिखते हैं, जिस वर्ग अवयव के विकर्ण पर के सभी अवयव एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे तत्समक अवयव कहा जाता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अथवा देकर ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ग अवयव ए वर्ग तत्समक अवयव कहलाता है यदि Aij बराबर 1, यदि I बराबर j तथा Aij इक्वल टू 0 यदि I नॉट इक्वल टू j हो। ये भी कह सकते हैं, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर है, यानी विकर्ण अवयव होगा। विकर्ण अवयव क्या होता है कि जिस रो और कॉलम यदि बराबर है तो वह अवयव निश्चित ही विकर्ण पे होगा। किसी वर्ग अवयव में यदि किसी अवयव का रो और कॉलम बराबर है तो वह कहाँ पे होगा? विकर्ण पर होगा। जैसे A11, A22, A33, A44, ये सब कहाँ होगा? विकर्ण पर होगा। तो वही जब I बराबर j हम कह रहे हैं तो इसका मतलब विकर्ण अवयव कह रहे हैं, तो विकर्ण अवयव का मान कितना होगा? 1। और I नॉट इक्वल टू j कह रहे हैं तो वह विकर्ण को छोड़ के दूसरा अवयव होगा और उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो हम लोग समझ गए तत्समक अवयव को। तत्समक अवयव को तत्समक अवयव को I से सूचित किया जाता है। इसे लिख लेते हैं, m कोटि के तत्समक अवयव को Im से सूचित किया जाता है। अब हम लोग 7 नंबर में शून्य अवयव को परिभाषित करते हैं। जीरो मैट्रिक्स। जिस अवयव का सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, जिस अवयव के सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहा जाता है। शून्य अवयव को ओ या जीरो जो कहिए से सूचित किया जाता है। इसको जैसे देखते हैं,
2 गुना 3 कोटि का शून्य आव्यूह है, क्योंकि 2 रो है तो 2 कॉलम 3 है। तो इस प्रकार हम लोग 7 प्रकार के आव्यूह को पढ़े। कौन कौन सा आव्यूह था? पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह, अदिश आव्यूह और शून्य आव्यूह। इस प्रकार 7 प्रकार के आव्यूह को हम लोगों ने परिभाषित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के पहले उदाहरण को सॉल्व करेंगे और इस तरह एक तरफ से पूरे मैट्रिक्स को ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। थैंक यू, बाय।